नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण, जो कि उस क्लास में संपूर्ण स्वरों का वर्गीकरण नहीं हो पाया था। तो जो शेष बचे हुए हैं उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। इसके पहले कौन कौन सा हुआ था? रचना, बनावट, समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने कर लिया है। जीभ के द्वारा उच्चारण के आधार पर हमने कर लिया है। मुख खुलने के आधार पर हमने कर लिया है। अनुनासिक के आधार पर हमने कर लिया है। अब आज पांचवा पॉइंट जो करेंगे हम, पांचवा पॉइंट है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर आज हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। पहला है वृत्तमुखी, इसी को वर्तुलाकार भी कहते हैं। दूसरा है आवृत्तमुखी, हो जाएगा आवर्तुलाकार। इसे क्या कहेंगे? आवर्तुलाकार कहेंगे। वृत्तमुखी से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वृत्त का मतलब होता है गोला, सर्किल। तो इसकी जो डिफिनीशन बनेगी वो क्या बनेगी? जिन स्वरों के उच्चारण से या जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जो ओंठ हो वो कैसे बनाए? गोला बनाए, सर्किल बनाए, वही क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी, वर्तुलाकार कहलाएंगे। अब इनकी संख्या कौन कौन सी है? इनकी संख्या होती है 4। उ ऊ। आप एक शीशा के सामने जा करके खड़े होकर के इन स्वरों का उच्चारण करके देखिएगा, जो आपका ओंठ है वो गोलाकार, गोल हो जाएगा। उ ऊ। उसके बाद आ जाता है ओ आओ। और आवृत्तमुखी, आवृत्त का मतलब कि आ का मतलब होता है ना वृत्त, मतलब वृत्त, मतलब कि ना बने। आ का मतलब नहीं, वृत्त का मतलब गोला। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओंठ गोल ना हो वो क्या कहलाएगा? आवृत्तमुखी, वर्तुलाकार कहलाएगा। इनकी संख्या मतलब इन चारों को छोड़ करके जो शेष बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? आवृत्तमुखी या आवर्तुलाकार। देख लेते हैं। आ, उसके बाद ई, उसके बाद ए आए, ये जो हो जाएंगे आवृत्तमुखी हो जाएंगे। तो ये था हमारा ओंठ खुलने के आधार पर या ओंठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे छठा और लास्ट पॉइंट। छठा पॉइंट देखो, रचना बनावट के आधार पर हो गया, जीभ के द्वारा हो गया, मुख खुलने के आधार पर हो गया, अनुनासिक के आधार पर हो गया, ओष्ठ के आधार पर हो गया। और छठा पॉइंट जो हमारा बच रहा है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, जीभ जो है हमारे मुख के विभिन्न अंगों को टच करती है, छूती है। तो जीभ में जो है मांसपेशियां भी पाई जाती हैं, तो उस मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव भी होता है। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है, जिह्वा पेशियों में तनाव के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो लास्ट पॉइंट है जिह्वा पेशियों में तनाव के आधार पर, तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जिह्वा पेशियों में तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है कोमल स्वर और दूसरा है कठोर स्वर। पहला है कोमल और दूसरा है कठोर स्वर। कोमल स्वर किसे कहते हैं? अब इसकी डिफिनीशन हम जान लेते हैं। कोमल स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा पेशियों में क्या हो? तनाव ना हो, मतलब कि ना के बराबर हो, हमारी जिह्वा पेशियां शिथिल रहें, वो क्या कहलाएंगे? कोमल स्वर कहलाएंगे। इनकी ये कौन कौन से होते हैं? ये छोटा से अनार है, छोटी ई और छोटा ऊ, ये क्या है? कोमल स्वर हैं। इन स्वरों के उच्चारण में आप ऐसे उच्चारण करके देखिए, इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा पेशियों में तनाव नहीं होता, एकदम ना के बराबर होता है। अब कठोर स्वर किसे कहते हैं? कठोर स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा पेशियों में क्या हो,
खिंचाव हो, तनाव हो अर्थात शिथिल ना रहें, वो क्या कहलाएंगे? कठोर स्वर कहलाएंगे। इनकी संख्या है बड़ा आ, उसके बाद है बड़ा ऊ, उसके बाद आपका आ जाएगा ए, आए, ओ और आओ। ये आपके क्या हो जाएंगे? कठोर स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जो है हमारी जिह्वा पेशियों में खिंचाव होता है। एक बार आप खुद ही ऐसे बोल कर देखिए, बड़ा आ, उसके बाद क्या है? बड़ी ई बीच में छूट गई है, बड़ी ई, उसके बाद बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये क्या है? कठोर स्वर हैं। तो ये तो हमारा हो गया स्वरों का वर्गीकरण। बारी बारी करके हमने एक एक करके सभी स्वरों के वर्गीकरण 6 टाइप से किए जाते हैं और 6 के 6 को हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया और समझ लिया। और अब जिसमें से छूट रहा है, जो कि स्वर होते हुए भी उसको स्वरों में नहीं गिना जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या होती है 2। अयोगवाह की संख्या होती है 2। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह की संख्या 2 है, अन और आह। किसे कहते हैं? इसी से देख लेते हैं। आ प्लस योग प्लस वाह। आ का आ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं। आ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं। योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़। और वाह का अर्थ होता है वहन करना, साथ लेकर के चलना। तो जो क्या है? जो स्वरों के जोड़ में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी उनको स्वरों के साथ लेकर के चला जाता है, क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ये तो कुछ विद्वानों का मानना है और कुछ और विद्वान अपना और मत देते हैं। अब देखते हैं क्या है। जैसे ये मैंने कहा आपका एकदम नई चीज़ है, अन और आहा, ये होते हैं हमारे अयोगवाह। तो ये जो बना है अन, आ प्लस ना के मेल से बना हुआ है, और जो आहा है आ प्लस हा के मेल से बना हुआ है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो आ से अनार है, ये आ, और यहाँ पर आ, जो आ का मतलब आ के योग से, मतलब कि जो आ को साथ में लेकर के चलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। और इसमें एक चीज़ ये है, ये अन और आहा, इसको भी जान लेते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है अन, और ये दोनों जो हैं आहा, इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको बोलते हैं विसर्ग। और इन्हीं दोनों को कहा जाता है अयोगवाह। तो ये तो था अयोगवाह। अयोगवाह आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा अयोगवाह की संख्या होती है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या होती है 2, अन और आहा। अयोगवाह आ प्लस योग प्लस वाह के मेल से बना हुआ है, जिसमें आ उपसर्ग है जिसका मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जोड़, वाह का मतलब होता है वहन करना, साथ लेकर के चलना। तो कहने का मतलब जो कि स्वरों के जोड़ में नहीं आते लेकिन फिर भी उनको साथ लेकर के चला जाता है, अयोगवाह कहलाते हैं। ये तो कुछ विद्वानों का, और कुछ एक विद्वानों का मत ये है कि अन्न और आहा बना हुआ, अन्न जो है आ प्लस ना के मेल से बना हुआ है, आहा आ प्लस हा के मेल से बना हुआ है। तो आ और ये आ से अनार, देखो यहाँ पर ये है आ प्लस योग प्लस वाह, मतलब कि जो आ के योग मतलब कि आ को साथ लेकर के चलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह में बात कर लेते हैं इनकी। इनको कहा जाता है अनुस्वार और ये हैं विसर्ग, और इन्हीं दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अयोगवाह का नामकरण करने वाले, अयोगवाह का नामकरण करने वाले विद्वान का क्या नाम है? आप में से अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अयोगवाह का नामकरण करने वाले विद्वान का नाम है किशोरीदास वाजपेयी। क्या है? किशोरीदास वाजपेयी। इनको हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी, इनको हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। आगत स्वर और विकसित स्वर क्या हैं? आगत स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जो किसी दूसरी भाषा से ज्यों का त्यों आया हो, क्या कहलाएगा? आगत स्वर कहलाता है। आगत स्वर ये है, आपने देखा होगा कॉलेज, कॉलेज लिखा हुआ मिलता है आ, इस पर अर्धचंद्र की बिंदी लगी हुई है। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? इसी को गृहीत स्वर कहते हैं, इसी को विदेश स्वर कहते हैं, क्योंकि किसी दूसरी भाषा से आई हुई है ना,
तो इसी को विदेश स्वर या विदेशी स्वर कहते हैं। इसी को अर्धचंद स्वर भी कहा जाता है। अब विकसित स्वर किसे कहते हैं? विकसित स्वर वह स्वर जो विद्वानों के द्वारा बनाया गया हो, जिसका निर्माण विद्वानों ने किया हो, वो क्या कहलाएगा? विकसित स्वर कहलाएगा। ये है, इसी को कहते हैं विकसित स्वर। इसका जो उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक होता है, अनुनासिक उच्चारण स्थान जो इसका होता है अनुनासिक होता है। और इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? इसको चंद्रबिंदु स्वर कहते हैं, और इसको नया स्वर कहा जाता है, इसको आधुनिक स्वर कहते हैं। तो इसका निर्माण विद्वानों के द्वारा किया गया है, तो इसका एक नाम और हो जाएगा विद्वानों के द्वारा निर्मित स्वर, विद्वानों के द्वारा निर्मित स्वर। तो होप करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन का हम वर्गीकरण इसकी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।